बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 28 अक्टूबर बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे चीफ़ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब का पहला 1 घंटा और 15 मिनट की आज की पहली बतौर चीफ़ जस्टिस समात जो बड़ी पेशरफ सामने आई है, जबकि आइनी तरमीम से मुतल्लिक 26वीं आइनी तरमीम से मुतल्लिक जो पहली बाज़ाब्ता पेशरफ सामने आई है, चूँकि आज फुल कोर्ट रेफरेंस है और फुल कोर्ट रेफरेंस से तकरीबन 2 घंटे पहले ये एक बहुत बड़ी पेशरफ सामने आई है 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और साथ में आपको बताऊँगा कि स्पीकर ने एक दिन पहले जो सरेंडर किया था, अब स्पीकर जब मीडिया के सामने ये सारा मामला आया कि हुकूमती इत्तेहाद तो मखसूस नशिस्तों पर उनको अपनी शिकस्त नज़र आ गई है और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला कबूल कर लिया है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी कहा जा रहा है कि मखसूस नशिस्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अलॉट करने जा रहा है, तो फिर एक इंटरव्यू के ज़रिए स्पीकर के ज़रिए स्पीकर कौमी असम्बली से एक पैगाम पहुंचाया गया है फुल कोर्ट को कि हम सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर अमल दरामद नहीं करेंगे। आज फुल कोर्ट है और ये रात को स्पीकर की जानिब से एक पैगाम भिजवाया गया है मीडिया के ज़रिए, वो भी बहुत अहम है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि काजी फैज़ ईसा वो बरतानिया पहुंच रहे हैं और उनकी एक वहाँ पर जो बरतानिया में उनको एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाज का जो फ़ैसला किया गया है कि जी एहतजाज करेंगे इमरान खान की नज़रबंदी के बारे में। अभी हुकूमत को ख़त लिखने के लिए बरतानिया के अरकान पार्लियामेंट के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोशिशें जारी थीं कि एक और एहतजाजी जो मनसूबा है वो तैयार किया गया है और वो काजी फैज़ के ख़िलाफ़ है। काजी फैज़ का जो मामला है वो चीफ़ जस्टिस काजी फैज़ की मिडल टेंपल में एक तकरीब में वो शिरकत करने जा रहे हैं और जहां पर उनको बेंचर मुकर्रर किया गया है। लंदन में बेंचर्स और उनके अरकान के लिए मंगल वाले दिन यानी कल इशाइया का अहतमाम होगा, जिसमें जो मुंतखब अरकान हैं उनको बेंच में बुलाने की तकरीब मुनक्कद होगी। इस साल बुलाए गए अफराद में दीगर के अलावा रिटायर्ड चीफ़ जस्टिस काजी फैज़ ईसा भी हैं, जिन्हें रात के खाने से पहले बेंच में बुलाया जाएगा, फिर उन्हें हाई टेबल पर अपनी जगह लेने को कहा जाएगा और रात के खाने के बाद हर नया बेंचर एक मुख्तसर तकरीर करेगा। साबिक जस्टिस ईसा पहले पाकिस्तानी जज हैं। कहा जा रहा है कि पहले इससे जस्टिस आयशा मलिक साहिबा 2022 में वो मुकर्रर हुई थी, लेकिन खैर जो रिपोर्ट्स हैं मीडिया की उसके मुताबिक वो मिडल टेंपल में बेंचर के तौर पर मुंतखब किया गया। 25 अक्टूबर को वो रिटायर हुए। वो उनके जो वालिद थे, काजी फैज़ ईसा के जो वालिद थे, वो भी उसी इदारे से उन्होंने भी कानून की डिग्री हासिल की थी और अब जो है वो काजी फैज़ ईसा ने भी कानून की डिग्री हासिल की है। वो एक इदारा है एजुकेशनल और वो अपने ही जो मेंबरान हैं, जैसे ऑक्सफोर्ड है तो जो वहाँ के मेंबरान हैं वो उन्हीं में से बेंचर मुंतखब करती है और ये सैकड़ों की तादाद में होते हैं। और ये उस चूँकि काजी फैज़ ईसा उस इदारे के मेंबर थे और फिर वो एक हाई जुडिशरी में तो रहे हैं, वो चीफ़ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट भी डायरेक्ट रहे, फिर वो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट रहे, फिर वो चीफ़ जस्टिस रहे सुप्रीम कोर्ट के। तो एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक पिटीशन उस इदारे को लिखी जा रही है, दूसरा एहतजाज का बड़े पैमाने पर एहतजाज का फ़ैसला किया गया है कि जी हर सूरत जो उनके मुतनाज़ फ़ैसले हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए उनको मिडल टेंपल में जो बेंचर्स के तौर पर नामज़द किया गया है उसके ख़िलाफ़ वो अपना एहतजाजी मुज़ाहरा रिकॉर्ड करवाएंगे। ये कुछ तफसीलात सामने आ रही हैं। जबकि दूसरी तरफ इलेक्शन एक्ट से मुतल्लिक अयाज सादिक की जानिब से जो गुफ्तगू की गई है, चूँकि एक दिन पहले अयाज सादिक ने वाज़ेह तौर पर कहा था जी कि हम जो ख़त लिखना था वो लिख दिया, अब ये इलेक्शन कमीशन जब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं जारी करता तो हम कुछ नहीं कर सकते। और उनको नज़र आ गया था कि अब याह्या अफरीदी साहब आ गए हैं और अब ये मामलात उनके हाथ से निकल चुके हैं। चूँकि कल ही मीडिया ने और जो रिपोर्टर्स हैं उन्होंने अंदर की खबर दी थी कि फुल कोर्ट में ये डिस्कस किया जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों पर अमल दरामद न करना ये सुप्रीम कोर्ट के लिए फ़िक्रिया एक उनके लिए एक सोचने की बात है और उनके लिए फ़िक्र करने की बात है कि लम्हे फ़िक्रिया है कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों के ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा और सुप्रीम कोर्ट को किसी खाते में नहीं डाला जा रहा। तो ये चीज़ें फुल कोर्ट में डिस्कस करने के हवाले से बातचीत जारी थी। अब उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला हम नहीं मानेंगे, बल्कि वो कोई भी एक्शन लेने से पहले इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले का इंतज़ार करेंगे। अयाज सादिक ने मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती फ़ैसले को आइन को दोबारा लिखने के मुतरादिफ करार दे दिया। चूँकि अयाज सादिक पहले अपनी स्टेटमेंट दे चुके थे, फिर उसके बाद दबाव आया कि जी ये देखें जी इन्होंने तो सरेंडर किया है। उसके बाद फिर उनको एक और इंटरव्यू एक सहाफ़ी को बुला के सवाल जवाब करवा के उन्होंने ये मौक़िफ़ दिया कि हम सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को नहीं मानेंगे।
उन्होंने कहा इलेक्शन एक्ट 2017 तरमीमी एक्ट की जानिब इशारा करते हुए कहा कि ऐवान आला अदालत का फैसला तस्लीम नहीं करेगी क्योंकि कानून अब तब्दील हो चुका। उनका कहना था कि अगर हमने अदालतों को सुनना शुरू कर दिया तो ऐसे बहुत से फैसले हैं, लिहाजा हम अदालती हुक्म पर ऐसा नहीं करेंगे बल्कि इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन का इंतज़ार करेंगे, क्योंकि इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ही मजाज अथॉरिटी है। सवाल पूछा गया कि क्या वो इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट से बालातर समझते हैं, जिस पर अयाज सादिक ने कहा कि अदालती फैसलों से आगाह होने के बावजूद अरकान असम्बली से मुतल्लिक़ वो इलेक्शन कमीशन की हदायत के इंतज़ार करने को तरजीह देंगे। स्पीकर ने इंकशाफ किया कि हुकूमती बेंचेस के मेंबरान ने उनसे रब्ता करके पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप लेने की ख्वाहिश ज़ाहिर की थी, क्योंकि उनके पास नंबर्स पूरे थे। अयाज सादिक ने कहा कि उन्होंने मेंबरान को इंतज़ार करने के लिए कहा है। उम्मीद है कि 26वीं यानी तरमीम की मंजूरी के बाद अब जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है उस ज़ेर इल्तवा मसले पर तवज्जो दी जाएगी। उन्होंने इतराफ़ किया कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी समेत मुतअद्दिद पार्लिमानी कमेटियों में फ़ैसला साजी सुस्त रवि का शिकार है, क्योंकि वो गैर फ़ाल रही हैं, और इस वजह से अब हम चाहते हैं कि ये जल्द मामला बेहतरी की तरफ आए, और हम चाहते हैं कि जल्द जो 26वीं यानी तरमीम है वो उसके बाद अब जो कमेटियाँ हैं वो बहाल हो जाएँ। अब सबसे अहम कमेटी होती है चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का हेड हमेशा अपोजिशन का रहनुमा रहता है, जैसे खुर्शीद शाह इतना लंबा अरसा रहे, और फिर जो लास्ट ईयर भी हुआ मामला। तो अब असल जो चीज़ है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक़ है, जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है असम्बली में, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नहीं दे रहे, चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो फिर बड़े बड़े जो मामलात हैं वो खोल देने हैं। तो अब वो कहते हैं कि ये पहली दफ़ा ऐसा वो करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फ़ैसलों पे तो अमल दरामद नहीं हो रहा, लेकिन वो पहली दफ़ा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी हुकूमती बेंचों को देना चाहते हैं, हुकूमती अरकान को, और ये एक सिलसिला है जो जारी है कौमी असम्बली की जानिब से भी और इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी, और तमाम इदारे जो हैं वो अपनी रवायात से और अपने कवानीन से हट चुके हैं। जहाँ उनको लगता है कोई कानून के लिए मसला बनाएगा वो तरमीम कर देते हैं। एक बात इमरान खान ने कही थी जो ना मंसूर अली शाह साहब को समझ आई ना किसी और को समझ आई, कि हुजूर वाला ये जो नैब तरमीम का मामला है, आप सिर्फ़ एक बात याद रखिएगा कि ये नैब तरमीम कोई एहतसाब के लिए नहीं, या मुल्क में कोई बेहतर कानून साजी नहीं की गई, ये अपने मफादात के लिए की गई कानून साजी है। इसका मकसद ही अपना मफाद है। जब अपने मफाद के लिए कानून साजी की जाती है तो उसकी क्या हैसियत हो सकती है। और उन्होंने चीख कर ये बात की थी कि मुझे नुकसान होगा, लेकिन ये जो अपने केसेस को मद्देनज़र रखते हुए कानून साजी की है, इसको किसी सूरत भी अगर आप इसको अगर आप इसको बरकरार रखते हैं तो ये एक तमाशा होगा और एक मजाक होगा कि हर किसी ने अपने अपने मुकदमात की नौयत देख के तरमीम कर दी है। अब उनको समझ आ रही है कि ये तो हर अपने फ़ायदे के लिए, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आया तो सिर्फ उमर अता बंदयाल के हाथ पाँव बांधने के लिए, इलेक्शन एक्ट में तरमीम हुई तो सिर्फ़ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों को हर सूरत और हाई कोर्ट्स के फ़ैसले जो ट्राइब्यूनल से मुतल्लिक़ थे उनको नुकसान देने के लिए आई, और अब 26वीं यानी तरमीम आई तो वो सुप्रीम कोर्ट को सेशन कोर्ट बनाने के मुतरादिफ आई। तो अब उनको समझ आ गई होगी कि इमरान खान जो कहते थे कि ये मफाद परस्त बुनियादों पर और अपने अपने ज़ाती फ़ायदों के लिए और अपनी मफादात और बदनीयती की बुनियाद पर यह तरमीम की गई हैं, चूँकि ये अपने आप को बचाना चाहते हैं। नो वन कैन बी जज ऑफ हिज ओन कॉज, कोई भी अपने मकसद के लिए खुद जज नहीं हो सकता, लेकिन ये वही किरदार अदा कर रहे हैं। ये अपना SHO खुद मुकर्रर कर रहे हैं कि कौन इनके ख़िलाफ़ जो FIR दर्ज करेगा और कौन कार्रवाई करेगा। दूसरी तरफ जो अब तक तो आप जानते हैं कि छोटी मोटी दरख्वास्तें दायर हुई हैं, लेकिन असल दरख्वास्त थी पाकिस्तान बार कौंसिल के 6 मेंबरान की, और टोटल आप जानते हैं 23 मेंबरान होते हैं पाकिस्तान बार कौंसिल के। और अभी 29 अक्टूबर को कल बड़ा एक मरहला है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन का। मुनीर काकड़ हैं उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और हामिद खान ग्रुप के। इस दफ़ा जो बारी है वो बलूचिस्तान कोयटा की है। ये बारियाँ तकसीम होती हैं, बाकी सब सूबों में एक एक दफ़ा जो है वो सदर मुंतखब होता है या पैनल उनका मुंतखब होता है, जबकि पंजाब से 2 दफ़ा होता है, एक इस्लामाबाद से और एक इस दफ़ा बारी है बलूचिस्तान की। तो दोनों जो मेंबरान जो दोनों उम्मीदवार हैं, तारड़ ग्रुप का भी और हामिद खान ग्रुप का भी, वो कोयटा से हैं। लेकिन मुनीर काकड़ वो पहले भी बड़े ओहदों पे रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब वो तो हैं ही पंजाब के और उन्होंने बलूचिस्तान के कोटे पे इलेक्शन लड़े हैं। तो उस वजह से भी बलूचिस्तान के लोग काफ़ी परेशान हैं तारड़ ग्रुप की वजह से। तो कल बड़ा एक आप समझते हैं कि एक तरफ सारी ताकत है, पैसा है,
اور دوسری طرف اس وقت ایک بیانیہ ہے اور 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف غم و غصہ ہے، تو دیکھتے ہیں کہ اگر تو وکلا سٹینڈ لے گئے اور پیسوں اور دباؤ اور ان چیزوں سے وہ سٹینڈ لے گئے تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آگے بھی کچھ کر سکتے ہیں۔ اگر کل کا الیکشن نہیں جیتے تو اس کا مطلب ہے ان تلوں میں تیل نہیں ہے۔ تو عابد زبیری اور جو پہلے درخواست دائر کی تھی اور پھر قاضی فیاض سے واپس لے لی تھی، اب انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کو چیلنج کیا ہے۔ عابد زبیری اس میں درخواست گزار ہیں۔ انہوں نے عدالت سے 2-3 باتیں کی ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ 26ویں آئینی ترمیم کو غیر آئینی قرار دیا جائے۔ کن بنیادوں پر؟ پہلی بات، 26ویں آئینی ترمیم نے آئین کے بنیادی حقوق اور بنیادی آئینی ڈھانچے کے منافی ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم آئین کے بنیادی ڈھانچے کے منافی ہے۔ دوسرا، ججز تقرری جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلانے سے روکا جائے کہ جناب والا ہر صورت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلانے سے روکا جائے۔ اور تیسرا، آئینی ترمیم کی ارکان سے زبردستی ووٹ کے ذریعے منظوری لی گئی، اس وجہ سے کالعدم ہو۔ پارلیمنٹ نامکمل ہے، اس کی وجہ سے کالعدم ہو۔ پارلیمنٹ کی آئینی حیثیت پر پہلی سوالات اٹھ چکے ہیں، فارم 47 45 والی بات، اس کی بنیاد پر اس کو کالعدم کیا جائے۔ عدلیہ کی آزادی اور اختیارات کی تقسیم وہ آئین کا بنیادی ڈھانچہ ہے، اور جب بنیادی ڈھانچے کو کوئی نقصان پہنچائے گا تو ایسی ترمیم کسی صورت برقرار نہیں رہ سکتی۔ یہ درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ آج فل کورٹ ہے اور فل کورٹ سے پہلے باضابطہ جو اصل سٹیک ہولڈرز ہیں ان کی پٹیشن فائل ہو گئی ہے۔ اگر تو اس کو ٹیک اپ کر لیا جاتا ہے عدالت کی جانب سے تو یہ معاملہ مزید دلچسپ ہو جائے گا۔ جسٹس یحییٰ افریدی نے پہلا ورکنگ ڈے میں 1 گھنٹہ 15 منٹ کی سماعت کرتے ہوئے 24 مقدمات کی سماعت مکمل کر لی ہے۔ پھر وقفہ ہو گیا اور وقفے کے بعد مزید سماعت ہوگی، تو پہلے 1 گھنٹے 15 منٹ میں 24 مقدمات پر سماعت چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے پہلا ان کا بطور چیف جسٹس ورکنگ ڈے ہے، اور پہلے 1 گھنٹے 15 منٹ میں سوا گھنٹہ میں انہوں نے 24 مقدمات کی سماعت مکمل کی ہے۔ آج 1 بجے فل کورٹ ہے، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔